नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आप लोगों के पास पूरा समय है, दिन भर घर में रहना है, घर से कहीं आना जाना नहीं करना है जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। तो आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे और पूरा समय जो है वो आप या तो खेल में लगा सकते हैं या तो पढ़ाई में लगा सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी खेल और पढ़ाई दोनों में तालमेल बिठा के चल रहे होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू करते हैं और फिर 1:15 बजे तक पढ़ते हैं। बेशक उसके बीच में आपको 45-45 मिनट का समय मिलता है, उसमें आप थोड़ा सा जो पढ़ते समय जो कुछ लिखने पढ़ने के लिए मिला होगा उसे आप उस समय कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं, मान लीजिए कि उस समय में आप खेलते कूदते हैं, तो भी मैं ये मान के चलता हूँ कि खेलते और पढ़ते हुए 1:15 बजे तक का समय आपका निकल जाता होगा। उसके बाद फिर आप सभी लंच वंच करते होंगे और उसके बाद फिर थोड़ा आराम करते होंगे। लेकिन मेरा ये सुझाव है कि आप थोड़ा सा जो 1:15 बजे के बाद का समय है, 2-3 घंटे बहुत आराम से भोजन वोजन करके आराम करके आप फिर से पढ़ने बैठिए। शाम को 5 बजे से लेके 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 घंटे पढ़िए, फिर खेलिए, उसके बाद फिर बैठिए 7 बजे से तो 8-9 बजे तक पढ़िए। तो इस तरह से 4-5 घंटे का समय आपको अलग से मिल जाया करेगा। तो इसका फायदा ये होगा बच्चों कि बहुत आसानी से, बहुत आराम से, धीरे धीरे आप सभी अपना कोर्स पूरा कर लेंगे। दूसरी बात, जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि बेसिक कमजोर है। तो आप ये जो समय है इसका उपयोग आप टेबल याद करने में करिए, पूरा 20 तक टेबल याद कर लीजिए। फिर से 4th 5th के जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, एक बार उसे देखिए कि आपसे क्यों ऐसा हो रहा है कि आपसे 7th 8th के सवाल नहीं बन रहे हैं। तो बेसिक पे थोड़ा काम करिए, 1 घंटा आप बेसिक पे दीजिए और उसके बाद एक टाइम टेबल बनाइए, 1:15 बजे के बाद का टाइम टेबल जो आपका टाइम टेबल होगा, और उसको ईमानदारी से यदि आप उसका पालन करें तो फिर देखिए आप इतने तेज हो जाएंगे पढ़ने में कि फिर आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता। लेकिन एक जगह मुझे बहुत दुख है बच्चों, आप लोगों से शिकायत है, वो ये कि पढ़ते समय तो आप मोबाइल देख ही रहे हैं। मैंने देखा है कि बच्चों ने अपना अजीब अजीब नाम रखा है, गेमर, तो ये तो वो, विनर, गेमर, पता नहीं क्या क्या, पबजी गेमर, ये सब बहुत सारा नाम रखा हुआ है। तो जो आप नाम रखते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि यही आपका कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने अपना नाम कुछ उटपटांग सा रख लिया, तो जब हम आपका नाम देखते हैं तो लगता है कहीं इस लड़के का कैरेक्टर ही तो ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा हमें सजग रहना चाहिए। जो भी चीजें आपके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं, सूचनाएं दे रही हैं, उसे अप टू डेट रखिए, अच्छा रखिए, ठीक है। अभी मैंने देखा कि मोबाइल में आप लोगों ने जो डीपी लगाया है उसमें अजीब अजीब तरह के चेहरे हैं, नकाब लगाए हुए चेहरे हैं, तो कहीं पर घोड़े के चेहरे हैं, तो कहीं पे अजीब अजीब तरह का नकाब पोश, वो जो कार्टून कैरेक्टर होते हैं उनके चेहरे लगे हुए हैं। ये सब आपको सूट नहीं करता। आप सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और अपने अपने बिहेव के अनुसार, अपने कैरेक्टर के हिसाब से आपका डीपी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आप स्टूडेंट हैं, टाई लगा हुआ होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उसे पहनकर आपका एक फोटो होना चाहिए और वो आपकी डीपी में लगे रहना चाहिए। तब एकदम डिसेंट लगेगा, लगेगा वाह, होली क्रॉस स्कूल के स्मार्ट बच्चे। खैर, हो सकता है कि आपकी सोच, आपकी समझ मुझसे कुछ अलग हो, लेकिन मैं ऐसा ही कहूंगा कि आप ऐसा करें, ठीक है। मेरी बात अगर अच्छी लग रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, और नीचे जो बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं। ना अच्छी लगे तो भी जिसे मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है उससे मैं
कहूँगा कि आप मेरी बात पे ध्यान मत दीजिए। तो बच्चों, आज चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। चूँकि मैं आपका शिक्षक हूँ, इसलिए पढ़ाई लिखाई से अलग ही आपका मार्गदर्शन करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं इतनी सारी बातें आपसे करता हूँ। और इस वीडियो को जितने भी छात्र देख रहे हैं उन सब से मैं ये बात कह रहा हूँ, जो कुछ भी करिए ये मान के चलिए कि आप एक छात्र हैं और आपका हर किया गया काम आपके छात्रपन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम नवम पाठ वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई पढ़ने जा रहे हैं। नवा पाठ है और लगभग हम एक बड़ी मंजिल तय कर लिए हैं बच्चों। आज हम नवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और पीछे के जो वीडियो हैं उन्हें आप एक एक बार और देखिए, उसके हिसाब से आप अपनी कॉपी कंप्लीट करिए, तो आप संस्कृत में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत समय है हमारे पास, इसका सदुपयोग करते हुए हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। कागज कलम लेके बैठे हैं ना आप लोग? हमेशा कहता हूं मैं कि पढ़ने से पहले 2-3 तैयारियां होनी चाहिए। कम से कम एक रफ और एक पेंसिल आपके पास होना ही चाहिए, भले उसकी जरूरत ना पड़े। कभी भी मैं बोलूं कि बच्चों अब इसे आप लिखिए, तो फिर आप दौड़े दौड़े मोबाइल लेकर के और कॉपी खोजने लगेंगे, और नहीं तो फिर यही कहेंगे, अरे सर थोड़ी देखने आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, सुन लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। देखिए मैं पकड़ लेता हूं। अनेक लोग ऐसा ही सोचते हैं। अच्छा, कौन कौन ऐसा नहीं सोचता? चलिए नीचे लिख के बताइए मुझे, कौन कौन ऐसा नहीं सोचता है। मैं जो कहता हूं उसका पालन करते हैं। कितने लोग हैं जरा मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूं। अगले वीडियो में मैं उन बच्चों का नाम लूंगा कि ये बच्चे हैं जो निर्देशों का पालन करते हैं। These are some good boys and girls. These are some good students. तो बच्चों, नवा पाठ है वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, नाम तो आपने सुना ही होगा। बहुत इतिहास की बहुत शक्तिशाली चरित्र है। इतिहास में इनका नाम अमर है, स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, सोने के अक्षरों में लिखा गया है। महारानी लक्ष्मीबाई का नाम हम जब भी लेते हैं बहुत आदर और सम्मान के साथ लेते हैं ना। जैसे ही हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, हमें वो कविता याद आती है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, है ना। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। हो सकता है एक आध पंक्तियां मुझसे छूट गई हों। तो बच्चों सोचिए आप कि इतनी जबरदस्त कविता इनके ऊपर लिखी गई है, और क्या बहादुर महिला थी महारानी लक्ष्मीबाई। मुझे लगता है कि हर महिला को इतना ही बहादुर होना चाहिए, किसी से नहीं डरती थी, और अपनी प्रजा अपने राज्य के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेज इनके राज्य को जबरदस्ती कब्जा कर लेना चाहते थे। अंग्रेज जब हमारे देश में आए बच्चों, व्यापारी बनकर आए, फिर उन्होंने हमारे देश में एक राजा को दूसरे राजे से लड़वाना शुरू किया। तो उस समय तो यही माहौल था, एक राजा दूसरे राजा को ललचाई दृष्टि से देखता था कि मैं इसका राज्य हड़प लेता हूं। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। ये जो फूट थी, राजाओं की आपसी फूट थी, उसका खूब फायदा अंग्रेजों ने उठाया, है ना। वो एक छोटी सी सेना लेकर आए, छोटी सी, एकदम छोटी सी, और एक राजा के राज्य में उसे काम पे लगा दिया। फिर दूसरे राजा को बोले कि अब तुम हमें टैक्स दो, अगर तुम टैक्स नहीं दोगे तो हम इस राजा की मदद करके और इस राजा से तुमको हरा देंगे। वो राजा इनको टैक्स देता था, फिर वो अपनी सेना को और मजबूत करते थे। फिर इस राजा को छोड़ के उस राजा के पास चले जाते थे और इस राजा से कहते थे अब तुम टैक्स दो, नहीं तो इस राजा की सेना के साथ मिलकर हम तुम्हारी सेना को हरा देंगे। तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी लोगों में, और अंग्रेज बड़े जागरूक थे। उन्होंने एक दूसरे से लड़ा करके और पूरे हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया।
ठीक है, उस समय ये हिंदुस्तान नहीं था, उस समय तो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो लड़ा दिया और सारे जगह कब्जा कर लिया। तो इसी तरह से जो लॉर्ड डलहौजी था उसने एक हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति, हड़प लेना, राज्यों को हड़प लेना। हड़पना मतलब धोखे से अपने कब्जे में कर लेना, एक नियम बना देना कि ये नियम अगर नहीं पालन करोगे तो तुम्हारा राज्य हम ले लेंगे। ऐसा ही हुआ। झांसी में जो अंग्रेजों ने नियम बनाया था, झांसी ने उसका पालन नहीं किया। झांसी ने कहा कि हम आपका बात क्यों माने, आप थोड़ी ना कुछ हो, हम तो, हमारा राज्य है, हमारा देश है, हम समझेंगे, आप कौन होते हैं। बस युद्ध हो गया। और उसी समय 1857 की क्रांति चल रही थी हमारे देश में, ठीक ना। तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करने की ठानी कि मैं अपना राज्य तो अंग्रेजों को बिल्कुल नहीं दूंगी। ये होते कौन है अंग्रेज, मुझसे राज्य लेने वाले बड़े आए, समझ गए कि नहीं। महारानी ने युद्ध की तैयारी की और स्वयं भी महारानी बहुत अच्छा शस्त्र चलाती थी, तलवार चलाती थी, खड्ग चलाती थी, बंदूक चलाती थी, घुड़सवारी करती थी, क्या नहीं करती थी महारानी, ठीक है। उसके बाद झांसी को अंग्रेजों ने घेर लिया। अब महारानी और उनकी सेना महल के अंदर और अंग्रेज बाहर। और बड़े आश्चर्य की बात है कि महारानी के खिलाफ भारतीय शासक भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। भले क्रांति थी, लेकिन अंग्रेजों के भी समर्थन में कुछ भारतीय राजे थे, समझ रहे हैं आप। तो बाहर अंग्रेजों की सेना और किले के अंदर रानी की सेना। तो किले में जो छोटे छोटे दरवाजे थे, झरोखे थे, उससे रानी का तोप खाना जो था वो तोप का गोला बरसाना शुरू किया। अंग्रेज पीछे हटे, फिर आगे आए और जब किले की घेराबंदी कर दी कि कितने दिन भीतर रहोगे, उसके बाद रानी ने सीधे सीधे युद्ध करने की ठानी कि ना, ऐसे तो चलेगा नहीं, अंग्रेज यहां से जाएंगे नहीं, इन्हें भगाना बहुत जरूरी है। तो रानी ने कहा कि ठीक है, महल का फाटक खोल दो। और रानी अपने घोड़े के साथ निकल पड़ी युद्ध के मैदान में, और उनके साथ उनकी सहेलियां भी थीं। हाँ, बहुत बहादुर, बिल्कुल रानी की तरह, एकदम उतनी ही बहादुर। और रानी अपनी सेना लेकर के निकल पड़ी। उसके बाद तो खचाखच अंग्रेजों को काटना शुरू किया। लेकिन युद्ध का परिणाम जो निकला बच्चों, वो अंग्रेजों के पक्ष में निकला। महारानी की सेना हारने लगी। अंग्रेजों के पास आधुनिक शस्त्र थे, बंदूक थे, दूर से ही मार करते थे। अंग्रेजों की रणनीति भी बिल्कुल अलग तरह की थी। उनके पास एक प्रशिक्षित लड़ाकू सेना थी। हालांकि रानी की भी सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन हार हुई रानी की। रानी को उनके सेना नायकों ने कहा कि आप युद्ध भूमि से हट जाइए, क्योंकि यदि आप जीवित रहेंगी तो फिर से हम संगठन बनाएंगे और फिर से अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो महारानी का पीछा किया एक सेनापति ने, समझे आप, ह्यूरोज नाम था उसका। वो आया और महारानी का जो घोड़ा था वो नया घोड़ा था, जो उनका अपना बहुत प्रिय घोड़ा था ना, उस दिन रानी के पास वो वाला घोड़ा नहीं था। तो रानी जब युद्ध भूमि छोड़ रही थी कि हम फिर से, रानी भाग नहीं रही थी, वो सुरक्षित जगह पे जा रही थी कि फिर से हम सेना संगठित करेंगे और अंग्रेजों को हराएंगे, क्योंकि सेना नायक का रहना बहुत जरूरी होता है बच्चों, युद्ध की कुछ नीतियां। तब तक उनका घोड़ा अड़ गया, एक नाला आया, घोड़ा जो है उसको कूद नहीं पाया और अंग्रेज सेनापति ने वहीं पर उन्हें पकड़ा और उनकी हत्या कर दी, उन्हें बहुत घायल कर दिया उसने। फिर रानी जो है वो बहुत घायल हो गई और वहीं वीर गति को प्राप्त हुई। वहीं पर ऐसा उसके बाद कई कहानियां हैं कि रानी का अंतिम संस्कार जो है वहीं किया गया। वहां पर एक साधु महात्मा थे, उन्होंने ही किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फिर महारानी का अंतिम संस्कार जो था वो अलग तरह से किया गया। अब बाद की बात है वो कि क्या हुआ, लेकिन महारानी ने कभी हार नहीं माना। वो इतिहास में अमर हो गई देशभक्त के रूप में। उन्होंने अंत तक अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही
जब भी हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ याद करते हैं, न सिर्फ महारानी को बल्कि जिन्होंने भी भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, हमेशा हमें उनके प्रति ऋणी होना चाहिए, है ना। हमेशा हमें उनका आदर करना चाहिए। तो यही पाठ है हमारा महारानी लक्ष्मीबाई पर। संस्कृत में एक छोटा सा निबंध है, एक छोटा सा जीवन परिचय है जिसे हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग पाठ का आदर्श वाचन करते हैं, फिर पाठ का आदर्श वाचन करने के बाद क्या करते हैं, फिर एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं, फिर एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर लिखते हैं, है ना। तो चलिए आज हम लोग पाठ 9 पढ़ते हैं। और इस बार भी, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर इसमें नहीं दिया था, ठीक है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं आप लोग लिखते हैं कि नहीं। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप से इसके प्रश्नोत्तर भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। किताब आप लोग भी खोल लीजिए। और एक चीज और देखिए, ये सब आप लोग हैं, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तय कर लो। नवमः पाठः वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई। देखिए वीरांगना, वीर का, वीर जो है पुल्लिंग है और वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। उसी तरह से महाराज्ञी है ना, महाराज, और उन महाराज पुल्लिंग और स्त्रीलिंग महाराज्ञी, ठीक है। उसी तरह सम्राट, और सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सम्राज्ञी। तो यहां महाराज्ञी मतलब महाराज का स्त्रीलिंग है, महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, ठीक। मैं पढ़ता हूं। भारतीय इतिहासे, आप दोहराइए, धीरे धीरे ही बोलिए लेकिन मेरे साथ बोलिए, पढ़ने की प्रैक्टिस होगी। भारतीय इतिहासे महाराज्ञयाः लक्ष्म्याः नाम प्रसिद्धः अस्ति। भारतीय इतिहासे महाराज्ञयाः लक्ष्म्याः नाम प्रसिद्धः अस्ति। तस्याः जन्म महाराष्ट्र राज्ये एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्। अस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्। बाल्ये लक्ष्म्याः नाम मनु आसीत्। शैशवे सा मातृविहीना अभवत्। मोरोपन्तः ताम आदाय पेशवा बाजीरावं निकषा बिठूरम् आगतः। बाजीरावस्य पुत्रेण सह मनुः अपि शास्त्रविद्यां च अलभत्। सः कुन्तकृपाण चालने निपुणा आसीत्। सा अश्वारोहणे अपि अतीव कुशला अभवत्। तस्याः विवाहः झांसी जनपदस्य नरेशेन गंगाधररावेण सह अभवत्। ततः परं मनुः झांसी राज्यस्य राज्ञी लक्ष्मीबाई इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत्। पैराग्राफ अब बदल गया। यथा कालं तस्याः एकः पुत्रः जातः, परन्तु मासत्रयेणेव सः स्वर्गं गतः। परन्तु मासत्रयेणेव सः स्वर्गं गतः। शोकाकुलः नृपः दामोदर नामकम् एकं बालकं दत्तकपुत्ररूपेण स्वीकृतवान्। परं नृपः पुत्रवियोगेन रुग्णः अभवत्, प्राणान् च अत्यजत्। तदानीं दुष्टाः आंग्ल शासकाः तस्याः दत्तकपुत्रं, फिर से देखिए,
तदानीं दुष्टाः आंग्लशासकाः तस्याः दत्तकपुत्रम् उत्तराधिकारी रूपेण मान्यतां न प्रदत्तवन्तः। ते छलेन झांसी राज्यम् स्वशासनाधीनम् अकुर्वन्। अन्ये अपि बहवः भारतीय शासकाः आंग्लीयानां दुर्व्यवहारैः खिन्नाः आसन्। अतः ते सर्वे महाराज्ञया लक्ष्म्याः सह मिलन् वैदेशिकान् च स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीलाः अभवन्। मिला रहे ना आप सभी? मैं पढ़ रहा हूं तो आपको भी मेरे साथ उच्चारण करना है, इसीलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं। उच्चारण करिए, मुंह खोलिए, तब आप पढ़ पाएंगे। राज्ञी लक्ष्मीबाई तैः सह मिलित्वा भयंकरं युद्धं करोत्। तस्याः वीरत्वं दृष्ट्वा शत्रुसैनिकाः अपि चकिताः अभवन्। पुरुषवेशेन सा यदा अश्वपृष्ठात् खड्गं चालयति स्म तदा वीराः योद्धाराः कदलीवृक्षाः इव कर्तिताः मृताः च भवन्ति स्म। परम् अन्ते सा सर्वथा आहता अभवत्, वीरगतिं च अलभत्। इयं वीरांगना इतिहासस्य पृष्ठेषु सर्वथा अमरा अभवत्। ये है पूरी कहानी। अब आइए, इसका हम लोगों ने पाठ किया। उम्मीद है आप लोगों को उच्चारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। मैं एक एक पंक्ति का आपको अर्थ बताऊंगा और आप उसे चाहें तो, चूंकि मैं धीरे बोल रहा हूं, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या बाद में इसे पॉज करके और इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नई किताब में इसका सार दिया हुआ है, वो पूरा अर्थ नहीं है बच्चों, सारांश है, जिसे आप अंग्रेजी में समरी कहते हैं ना, वो है, अर्थ नहीं है पूरा। तो आप ये मत सोचिएगा कि नई किताब में तो अर्थ दिया हुआ है। मैं आपको एक एक पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, इसे आप सुनिए और समझिए और फिर अपने नोट्स में, अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे। देखिए, वीरांगना महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। भारतीय इतिहास में महाराज्ञयाः लक्ष्म्याः नाम प्रसिद्ध अस्ति। महारानी लक्ष्मी नाम प्रसिद्ध है। भारतीय इतिहास में महारानी लक्ष्मी नाम प्रसिद्ध है। तस्याः जन्म महाराष्ट्र राज्ये, उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्, एक ब्राह्मण कुल में हुआ। पूरा अर्थ देखिए, उनका जन्म महाराष्ट्र राज्य के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। अस्याः जनकस्य नाम मोरोपन्तः आसीत्। अस्याः, इनके, जनकस्य पिता का नाम मोरोपंत आसीत था। इनके पिता का नाम मोरोपंत था। बाल्ये लक्ष्म्याः नाम मनु आसीत। बाल्ये, बचपन में, लक्ष्म्याः, लक्ष्मी का नाम मनु था। बचपन में लक्ष्मी का नाम मनु था। शैशवे सा मातृविहीना अभवत्। शैशवे, शैशव अवस्था में या बाल्य अवस्था में, सा मतलब वो, वे, महारानी, मातृविहीना अभवत्, मातृहीन हो गईं।
मातृहीन होना मतलब उनकी मां का देहांत हो गया। तो अर्थ क्या निकला? शैशव अवस्था में ही वे मातृविहीन हो गईं। मोरो पंतः ताम आदाय, मोरो पंत उन्हें लेकर, मोरो पंत कौन थे? उनके पिता। मोरो पंतः ताम आदाय, मोरो पंत उन्हें लेकर, पेशवा बाजीरावम निकषा, पेशवा बाजीराव के पास, विठूरम आगतः, विठूर आ गए। है ना, जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो उनके पिता मोरोपंत जो थे वो उन्हें लेकर पेशवा बाजीराव के पास विठूर में आ गए। ठीक है। बाजीरावस्य पुत्रेण सह, बाजीराव के पुत्र के साथ, मनुः अपि, मनु भी, मनु कौन है? लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम है। तो बाजीरावस्य पुत्रेण सह मनुः अपि, बाजीराव के पुत्र के साथ मनु भी, शास्त्र विद्याम, शास्त्र विद्या मतलब पढ़ाई लिखाई, शास्त्रों की विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्याम च, और शस्त्र की विद्या। शस्त्र मतलब होता है हथियार चलाना, और शास्त्र मतलब किताब पढ़ना। शास्त्र विद्या किताबों में लिखी हुई विद्या, और शस्त्र विद्या युद्ध विद्या, हथियार चलाने की विद्या। सिर्फ आ की मात्रा का फर्क है शस्त्र और शास्त्र में। ठीक है बच्चों, तो इसका अंतर जरूर समझिएगा। बाजीरावस्य पुत्रेण सह, बाजीराव के पुत्र के साथ, मनुः अपि, मनु भी, शास्त्र विद्याम शस्त्र विद्याम च, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या अलभत प्राप्त की। ठीक है। बाजीराव के पुत्र के साथ मनु ने भी शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या प्राप्त किया। ये भी लिख सकते हैं आप। सा कुंत कृपाण चालने, सा कुंत, कुंत मतलब होता है भाला, है ना, कोई भी चीज जो हम ऐसे छेद के मारते हैं ना उसको बोलते हैं कुंत। सा मतलब वहां महारानी स्त्रीलिंग में सा तेता, सा मतलब वह, और पुल्लिंग में क्या बोलते हैं? सह तौते। ठीक है। तो सा कुंत कृपाण चालने, वे भाला, और कृपाण मतलब क्या होता है? चाकू, तलवार, चाकू, बर्छा। कुंत कृपाण का मतलब यही हुआ। सा कुंत कृपाण चालने निपुणा आसीत, वे कुंत और कृपाण चलाने में निपुण थीं। सा अश्वारोहणे, अश्व मतलब होता है घोड़ा, और रोहणे मतलब घुड़सवारी। अश्वारोहण मतलब घुड़सवारी। सा अश्वारोहणे अपि, वे घुड़सवारी में भी अतीव कुशला अभवत, अत्यंत कुशल हो गईं। क्या अर्थ निकला? वो घुड़सवारी में भी अत्यंत कुशल हो गईं। तस्याह विवाहः, उनका विवाह, तस्याह विवाहः झांसी जनपदस्य, झांसी जिले के, जिले को जनपद कहा जाता था, झांसी जनपदस्य नरेशेन, झांसी जनपद के नरेश राजा, गंगाधर रावेण सह अभवत, गंगाधर राव के साथ हुआ। पूरा अर्थ क्या निकला? उनका विवाह झांसी जनपद के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ध्यान से मिलाइएगा बच्चों, एक एक पंक्ति, मैं एक एक शब्द का अर्थ आप लोगों को बता रहा हूं। ततः परम मनुः झांसी राजस्य राज्ञी लक्ष्मीबाई इति नाम्ना प्रसिद्धा अभवत। ततः परम, इसके बाद, किसके बाद? झांसी के नरेश गंगाधर राव से विवाह के बाद, इसके बाद, ततम ततः परम, इसके बाद, मनु, मनु झांसी राज्यस्य, झांसी राज की, राज्ञी मतलब रानी, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई इति नामना, इस नाम से प्रसिद्धा अभवत,
प्रसिद्ध हुई। क्या अर्थ निकला? इसके बाद मनु झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है बच्चों, ये पहला पैराग्राफ यहां पर समाप्त हुआ। आप लोगों को अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा है। लेकिन यदि आप कुछ समझना चाहते हैं तो मुझे जरूर लिखेंगे, है ना? फिर हम लोग एक दिन लाइव क्लास कर लेंगे और उन सभी परेशानियों को दूर कर लेंगे। आप अपनी जो भी कुछ मुझसे पूछना है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि सर जब लाइव क्लास में आएंगे हम लोग पूछ लेंगे। ठीक है? वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी की बात है, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जहां फंस रहे हैं समझ में आ जाएगा। मैं एक एक शब्द का अर्थ तो बता ही रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरा पैराग्राफ शुरू करें। चलिए देखिए। यथा कालम तस्याह एकः पुत्रः जातः। यथा कालम समय के अनुसार, है ना? यथा कालम समय के साथ, है ना? समय के साथ तस्याह उनका एकः पुत्रः जातः एक पुत्र हुआ, परंतु लेकिन मास त्रयेणेव 3 महीने में ही सह स्वर्गम गतः वह स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग को चला गया मतलब बच्चों उसकी मृत्यु हो गई। तो सह स्वर्गम गतः, तो आप यह लिख सकते हैं, या तो आप लिखें कि वह स्वर्ग को चला गया, या आप ये भी लिख सकते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया। ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। क्या होता है जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो ये देखना पड़ता है कि इस भाषा में जो बात कही जा रही है उसे इस भाषा में कैसे कहेंगे, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो फिर से देखिए। यथा कालम तस्याह एकः पुत्रः जातः, समय के साथ उनका एक पुत्र हुआ, परंतु मास त्रयेणेव सह स्वर्गम गतः, लेकिन 3 महीने में ही उसका स्वर्गवास हो गया। शोकाकुलः नृपः, शोक से व्याकुल राजा। शोकाकुलः नृपः, शोक से व्याकुल राजा। दामोदर नामकम एकम बालकम दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान। शोक में डूबे हुए राजा दामोदर नामकम, दामोदर नाम के एक बालक को, एकम बालकम, दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं बच्चों तो उस बच्चे को दत्तक पुत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, उनके अगर बच्चे नहीं हैं तो वो क्या करते हैं, किसी बच्चे को प्यार से गोद ले लेते हैं कि अब हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे। तो वह बच्चा जो है वह दत्तक पुत्र, मतलब लिया हुआ पुत्र, प्राप्त किया हुआ पुत्र, किसी के द्वारा दिया गया पुत्र। तो जब लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र 3 महीने में मर गया तो राजा बहुत व्याकुल हुए, शोक में डूब गए, और फिर उन्होंने दामोदर नामकम, दामोदर नाम के एकम बालकम, एक पुत्र, दत्तक पुत्र रूपेण, दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकृतवान, स्वीकार किए। ठीक है बच्चों। परम नृपः पुत्र वियोगेन रुग्णः अभवत्, लेकिन राजा पुत्र के वियोग में रोगी हो गए। लेकिन राजा पुत्र के वियोग में रुग्णः अभवत्, रोगी हो गए। प्राणान च अत्यजत, और प्राण त्याग दिए। ऐसा नहीं है कि दत्तक पुत्र लेने के बाद राजा खुश हो गए, उनका दुख नहीं मिटा, अपना बच्चा मर गया तो राजा ने प्राण त्याग दिया। तदानीम दुष्टाः आंग्ल शासकाः, तभी दुष्ट आंग्ल शासकों ने तस्याह दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारी रूपेण मान्यताम न प्रदत्तवन्तः। तब दुष्ट अंग्रेज शासकों ने
उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की। ठीक है, फिर से देखिए, तदानीम दुष्टाः आंग्ल शासकाः तस्याः दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारी रूपेण मान्यताम न प्रदत्तवन्तः। तब दुष्ट अंग्रेज शासकों ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की। ते छलेन झांसी राज्यम स्वशासनाधीनम अकुर्वन्। ते छलेन, उन लोगों ने धोखे से झांसी राज्य को स्वशासनाधीनम अकुर्वन्, अपने शासन के अधीन कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। अन्ये अपि बहवः भारतीय शासकाः, दूसरे और भी बहुत सारे भारतीय शासक आंग्लीयानाम दुर्व्यवहारैः खिन्नाः आसन्। दूसरे भारतीय शासक अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से खिन्नाः आसन, अत्यंत दुखित थे। फिर से देखिए, अन्य अपि बहवः भारतीय शासका, दूसरे भी बहुत सारे भारतीय शासक आंग्लीयानाम दुर्व्यवहारे, अंग्रेजों के दुर्व्यवहार से खिन्नाः आसन, अत्यंत दुखी थे। अतः ते सर्वे महाराज्ञया लक्ष्म्याः सहा मिलनम वैदेशिकान् च स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीलाः अभवन्। बहुत बड़ा वाक्य है, ध्यान से देखिएगा। अतः ते सर्वे, इसलिए वे सभी, महाराज्ञया लक्ष्म्याः सह मिलन, महारानी लक्ष्मी बाई के साथ मिलकर, वैदेशिकान, विदेशियों को, च स्वदेशात निष्कासयितुम, अपने देश से निकालने के लिए, प्रयत्नशीला अभवन, प्रयत्नशील हुए। क्या अर्थ निकला? अतः वे सभी महाराजा, ते सर्वे महाराज्ञया लक्ष्म्याः सहा मिलन, अतः वे सभी महारानी लक्ष्मी से मिलकर, वैदेशिकांच, वैदेशिकों को, स्वदेशात निष्कासयितुम, अपने देश से निकालने के लिए, प्रयत्नशीला अभवन, प्रयत्नशील हुए। ठीक है, अब आगे देखिए, राज्ञी लक्ष्मी बाई तैः सह मिलित्वा, महारानी लक्ष्मी बाई उनके साथ मिलकर भयंकरम युद्धम अकरोत, भयंकर युद्ध किया। किनके साथ मिलकर? भारतीय राजाओं के साथ मिलकर। कुछ भारतीय राजा पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में भी थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन वो इस पाठ में नहीं है क्योंकि पाठ बहुत बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए, अतः ते सर्वे महाराज्ञया लक्ष्म्याः सहा मिलन वैदेशिकांच स्वदेशात् निष्कासयितुं प्रयत्नशीलाः अभवन्। राज्ञी लक्ष्मी बाई तैः सह मिलित्वा, रानी लक्ष्मी बाई उनके साथ मिलकर, भयंकरम युद्धम अकरोत, भयंकर युद्ध की। तस्याह वीरत्वम दृष्ट्वा, उनकी वीरता को देखकर, शत्रु सैनिकाः अपि चकिताः अभवन्, शत्रु सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। पुरुष वेशेन सा यदा अश्व पृष्ठात् खड्गम चालयति स्म, पुरुष वेश में जब वे घोड़े की पीठ पर बैठकर खड्गम चालयति स्म, तलवार चलाने लगी, है ना। फिर से देखिए, पुरुष वेशेन सा यदा अश्व पृष्ठात् खड्गम चालयति स्म, तब ऊपर वाली लाइन देखिए, तस्याह वीरत्वं दृष्ट्वा शत्रु सैनिकाः अपि चकिताः अभवन्। देखिए, तस्याह वीरत्वं दृष्ट्वा, उनकी वीरता को देखकर, शत्रु सैनिकाः अपि चकिताः अभवन्, शत्रु सैनिक भी चकित हो गए। पुरुष वेशेन सा यदा अश्व पृष्ठात् खड्गम चालयति स्म, पुरुष वेश में जब वो घोड़े की पीठ पर तलवार चला रही थीं।
तदा वीराः योद्धाराः कदली वृक्षा इव कर्तितामृताः च भवन्ति स्म। तदा वीराः योद्धाराः कदली वृक्षा इव कर्तिता, तब वीर योद्धाओं को केले के वृक्ष के समान काटी मृताः च भवन्ति स्म, माने जो वीर पुरुष थे वे केले के समान कटते गए और उनकी मृत्यु हो गई। फिर से देख लीजिए, तदा वीरा योद्धाराः कदली वृक्षा इव कर्तिता, तब वीर योद्धा केले के वृक्ष की तरह कटे, मृताः च भवन्ति स्म, और मारे गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, परम अंते सा सर्वथा आहता अभवत, लेकिन अंत में सा सर्वथा आहता अभवत, लेकिन अंत में वे अत्यंत घायल हो गईं। वीर गतिम च अलभत, और वीर गति को प्राप्त की। वीर गति का मतलब होता है बच्चों युद्ध भूमि में ही शहीद हो जाना, वीरों की गति प्राप्त करना, उसका मतलब होता है वीर गति, है ना। तो परम अंते, लेकिन अंत में, सा सर्वथा आहता अभवत, परंतु अंत में वे सर्वथा आहत हो गईं, वीर गतिम च अलभत, और वीर गति को प्राप्त हो गईं। ठीक है, आगे देखिए, इयं वीरांगना इतिहासस्य पृष्ठेषु, ये वीरांगना इतिहास के पन्नों पर, इयं वीरांगना इतिहासस्य पृष्ठेषु, ये वीरांगना इतिहास के पन्नों पर सर्वथा अमरा अभवत, सदा के लिए अमर हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ का अर्थ रहा। मुझे उम्मीद है कि मैंने एक एक पंक्ति के अर्थ को दो दो बार उसे तोड़ तोड़ करके शब्दों का अर्थ बता बता करके आपको बताया है बच्चों। तो आपको करना यह है कि पाठ को पॉज करके, रोक रोक करके अर्थ को सुनना है और उसे कॉपी में लिखना है। इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, और आप कोशिश करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखें और मात्राओं का ध्यान रखें। छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा किस तरह लगेगी। हालांकि 8वीं में आप सभी कहते हैं कि सर हम लोग देख के लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन बच्चों आप अपने लिखने की आदत विकसित करिए। सुन करके लिखना, शुद्ध लेख लिखना, यह बहुत जरूरी है। याद करिए, जब हम लोग स्कूल में थे तो आपको हिंदी में और अंग्रेजी में एक एक पृष्ठ लिखने के लिए कहा जाता था कि आप लिखिए, इससे आपके लिखने की कला विकसित होगी। लिखते थे ना आप, शुद्ध लेख की कॉपी बहुत सारे बच्चों ने बनाई थी ना। तो आप समझिए कि ये वही है, आप सुनिए और लिखिए। और प्रश्नोत्तर की बात जहां तक है, मैं इसे लिख करके उसका फोटो खींच करके आपको आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। आप उसे अपने मोबाइल में ले लेंगे और उसे जूम करके खूब बढ़िया से देख करके लिख लेंगे, आपकी कॉपी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जब पाठ 10 पढ़ लेंगे तब फिर मैं आप सबकी कॉपी दोबारा फिर जांचूंगा। एक बार तो मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं पाठ 9 और 10, 9 तो आज आप पढ़ लिए, फिर 10 पढ़ लेंगे, फिर अब आगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक सबकी कॉपी पूरी नहीं हो जाएगी, सारे लोग अच्छे से नहीं कर लेंगे, तब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर मैं पाठ 1 से वीडियो शुरू करूंगा और आपका टेस्ट लेना शुरू करूंगा। ठीक है बच्चों, और आपको नंबर दिया जाएगा, ये बहुत जरूरी है ना। तो बड़े गंभीर रहिए। तो ठीक है बच्चों, आप सभी इतने देर तक हमारे साथ थे। मुझे उम्मीद है कि कक्षा में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।